હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ ઓફ યુ. તમે બધા મજામાં હશો એ આશા સાથે આપણે ફરી એકવાર આજનો ઓનલાઈન લેક્ચર શરૂ કરી રહ્યા છીએ. પરંતુ ઓનલાઈન લેક્ચર શરૂ કરતાં પહેલાં એક ખાસ સૂચના તમારી સુધી પહોંચાડવાની છે કે જે માસ પ્રમોશન થવાનું હતું તે હવે નથી થવાનું. તો 1 થી 8 વાળાની અને 9મું અને 11મું બધા જ ધોરણોની પરીક્ષા ઓનલાઈન જેટલું ભણાવાયું છે એના ઉપરથી લેવામાં આવશે. તો એક આ ખાસ સૂચના તમને લોકોને પહોંચાડવાની હતી. એટલે જે લોકો એવું વિચારતા હોય કે માસ પ્રમોશન મળી જશે, તો એવું નથી. એટલે જે ક્લાસીસ અત્યારે ઓનલાઈન તમારા લેવાઈ રહ્યા છે, જે લેક્ચર તમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે તેની ઉપર પૂરતું ધ્યાન આપો અને જેટલું બને તેટલું ઘરે ભણો. તમારા માટે જ સારું છે. એક્ઝામમાં તમને વધારે મદદરૂપ થશે. કોઈ પણ ક્વેરી હોય, કાંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે પૂછી શકો છો. આજના આપણે ઓનલાइन लेक्चर में पाठ 11 एक यात्रा यह भी, वो पाठ हम यहाँ इस लेक्चर में पूरा करेंगे. हमने आधा पाठ तो इससे पहले के लेक्चर में देख लिया था. राम दशरथ मिश्र द्वारा लिखित एक यात्रा यह भी, इस पाठ में लेखक ने अपनी एक यात्रा के बारे में बताया है कि यात्राएं कैसी होती है. हम सभी लोग कहीं ना कहीं यात्रा करने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन कई स्थल ऐसे होते हैं जो हमारे मन में बस जाते हैं. लेखक ने पाठ की शुरुआत में ही बोला है, यात्रा भीरू हूँ. मैंने आप सभी को इससे पहले के लेक्चर में भी बताया था कि यात्रा भीरू यानी कि यात्रा करने से डरने वाला, ये एक शब्द समूह के लिए भी आप सभी को उपयोगी हो सकता है. लेखक ने पाठ की शुरुआत में बताया है कि हमें यात्रा पर जाने से पहले डर लगा रहता है. कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, कैसी असहजता का अनुभव होगा. ऐसी जो चीज़ें हैं उससे लेखक को यात्रा पर जाने से डर लगा रहता है और मन में चिंता बनी रहती है. लेखक इस बार यात्रा के लिए ग्वालियर जाने वाले थे. ग्वालियर उनको डॉक्टर से मिलने जाना था. उसी दौरान स्टेशन पर उतरने के बाद उन्हें एक अच्छा सा ऑटो वाला मिल जाता है. वो ऑटो वाला लेखक को डॉक्टर के यहाँ छोड़कर चला नहीं जाता. वह घंटे भर से ऊपर हो जाता है, लेकिन लेखक और उनकी पत्नी का बाहर इंतजार खड़ा रहा था. फिर हमने देखा था कि लेखक और ऑटो वाले के बीच में बातचीत होती है. तभी ऑटो वाले ने अपना नाम मोहन बताया था. उसके दूसरे दिन मोहन जो ऑटो वाला है उसने लेखक और उनकी पत्नी को ग्वालियर में घुमाया था. यहाँ पर जो क्वेश्चन है, बाबूजी और पत्नी को अम्मा. लेखक को बाबूजी और पत्नी को अम्मा के नाम से संबोधित
करता है। मोहन है वह लेखक को बाबूजी और पत्नी को अम्मा के नाम से संबोधित करता है। जब मोहन ऑटो वाला लेखक और उनकी पत्नी को घुमाकर होटल वापस लाता है तो चाय पानी के लिए लेखक उसे कमरे में बुला लेते हैं। उसे यानी कि जो ऑटो वाला होता है उसे अपने साथ कमरे में चाय पे बुलाते हैं। पहले मोहन हिचकिचाया, उसे संकोच हुआ, लेकिन फिर वह लेखक के साथ चाय पीने उसके कमरे में चला गया। उसके बाद मोहन ने अपनी पारिवारिक बात कहना शुरू कर दिया। मोहन ने कहा कि मैं यहाँ पर ऑटो ड्राइवर हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में गुजर गए हैं। बड़े भैया ने मेरी परवरिश की है। बड़े भैया है वो वकील है। मैं भी बीए पास हूँ, लेकिन मैं अभी नौकरी की तलाश में हूँ। ऐसा थोड़ा सा अपना जो पहचान थी वह मोहन ने लेखक को दी। उसके बाद उसके जीवन में जो घटना घटी उसके बारे में हमने देखा था कि मोहन ने कैसे अपने जीवन में ऐसी घटना घटी उसके बारे में लेखक और उनकी पत्नी को बताया। मोहन ने बताया कि एक दिन अचानक जब वह नौकरी की तलाश कर घर को लौट रहा था तब एक परिचित लड़की यानी कि परिचित मोहन को जानती थी ऐसी लड़की उसे मिली। वह बहुत डरी हुई थी क्योंकि उस लड़की की शादी एक अधेड़ के हाथ हो रही थी। उनके माँ बाप है, लड़की के जो माँ बाप है वह उसे अधेड़ के हाथों बेचने वाले थे। लड़की को लगा कि उस अधेड़ के साथ यानी कि उस वृद्ध आदमी के साथ जाने से अच्छा है कि मैं कुएं में गिरकर अपनी जान दे दूं। मोहन को लगा कि इस लड़की की मदद करनी चाहिए, इसीलिए वह उसे लेकर पुलिस स्टेशन गया। थोड़े दिन बाद थानेदार ने मोहन और उस लड़की की शादी करा दी। मोहन उस लड़की के साथ शादी करने को तैयार हो गया था। एक दूसरी जाति की लड़की से शादी करने के लिए मोहन के भैया भाभी बहुत नाराज थे। एक और भी कारण था, वो हमने देखा था कि जो मोहन की भाभी है वह अपनी बहन की शादी मोहन के साथ करवाना चाहती थी, इसीलिए वह उनसे नाराज थे। तभी लेखक ने कहा कि थानेदार जो पुलिस स्टेशन में थानेदार था वह बहुत अच्छा लगता है कि उसने अच्छा इंसाफ किया और तुम दोनों की शादी करवा दी। उससे उस लड़की की इज्जत भी रह गई और तुम्हारी शादी भी हो गई। उसके बाद आगे का पाठ हम लोग आज देखते हैं। मोहन कहता है, हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन ना हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है।
जो दिन रात अप्रतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्गीन करता रहे। देखिए, जब मोहन कहता है कि उस लड़की से शादी करने के बाद भैया भाभी ने उसे घर से निकाल दिया, तो मोहन उस लड़की को लेकर ग्वालियर आ गया। उसने कहा, लेखक से वह कहता है कि हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह निबाह यानी कि गुजारा करना कठिन हो गया था। पराया शहर है ग्वालियर, उनके लिए पराया शहर है, लेकिन यहाँ कोई अपनापन नहीं है। परंतु ये जो परायापन है वह अपनेपन से भी अच्छा है। जो दिन रात अप्रतिकर यानी कि जिसमें प्रेम न हो, ऐसा व्यवहार बनकर तन मन को उद्गीन करता रहता है। उद्गीन यानी कि व्याकुल। जो परायापन अपने लोगों से मिलता है उससे तो अच्छा है कि हम दूसरे शहर में ही आकर रहने लगे, ऐसा मोहन लेखक से कहता है। हाँ, सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। देखिए, मोहन कहता है कि यहाँ पर मेरे लिए कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, इसीलिए ऑटो का दामन थाम लिया, यानी कि ऑटो के सहारे ही अपना जीवन गुजारा चला रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेखक कहते हैं कि वास्तव में तुमने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम कर दिया है। ऐसे बड़े बड़े काम करने का सभी लोग वादा करते हैं, सभी लोग कहते रहते हैं, लेकिन तुमने जो काम किया है वह बहुत अच्छा और सम्मान पूर्वक, तुम्हें सम्मान देना चाहिए। लेकिन तुम तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मान पूर्वक लगा लिया। देखिए, लेखक कहते हैं कि तुमने नारी के सम्मान में, नारी के हित के लिए जो काम किया है वह बहुत सम्माननीय है, कि तुमने बड़ी ही सहज भाव से जो दुर्दशाग्रस्त यानी कि बुरी दशा में पड़ने वाली लड़की थी उसे बचा लिया है और अपने जीवन में उसे सम्मान भी दिया है। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी तो बहुत संतोष मिला है। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। देखिए, मोहन कहता है कि मुझे तो इस कार्य से बहुत संतोष मिला है, लेकिन उनकी जो पत्नी है वह तो उन्हें छोटे छोटे संकटों से उबारा करती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। देखिए, लेखक कहते हैं मोहन की जो ये कहानी है वह हमारे मन के ऊपर छा गई, एक मन के ऊपर असर कर गई और वह हमारे मन में बड़ा हो गया, यानी कि उसकी जो इज्जत है, उसका जो भाव है वह लेखक के मन में बहुत बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। गाड़ी का समय हो रहा था, यानी कि लेखक को और उनकी पत्नी को ग्वालियर से निकलने का समय हो रहा था, इसीलिए जो मोहन है वह होटल से स्टेशन तक छोड़ने के लिए चला गया। तभी लेखक ने उसे 500 का नोट दिया तो मोहन बोला, रहने दीजिए बाबूजी।
अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहे हैं। पारिश्रमिक यानी कि मेहनताना। जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसे मेहनताना उसकी काम की कीमत दी जाती है। तो लेखक कहते हैं कि यह तुम्हारा मेहनताना है, मेहनत की कमाई है, मैं तुम्हें कोई दान नहीं दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसे तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ। देखिए, मोहन बड़े ही अच्छे भाव से लेखक से कहता है कि मैंने बचपन से ही अपने माँ बाप का प्यार नहीं पाया है। मेरे तो बड़े भाई ने ही मुझे बड़ा किया है। मोहन कहता है, कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। वह लेखक और उनकी पत्नी को माँ बाप कहते हैं, माँ बाप जैसे लगने लगे हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। माँ बाप के सुख के आगे तो पैसे का कोई मोल होता ही नहीं है, क्योंकि माँ बाप जो हमारे लिए करते हैं उतना हमारे लिए कोई नहीं कर सकता है। मोहन कहता है कि मुझे जो माँ बाप का प्यार आप दोनों से मिला है उससे आगे पैसे का कोई मोल नहीं है। पैसे तो मैं और लोगों से भी कमा लेता हूँ। बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। देखिए, लेखक उसे पैसे देने के लिए कहते हैं कि बेटा, मेरी बात तो सुनो, मेरे बारे में तो सोचो, मैं अपने बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। शोषण करना यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास काम करवा लेना और उसे पूरी तरह आमदनी ना देना, उसे शोषण करना कहते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि मैंने तुम्हारी ऑटो में सवारी कर ली तो मैं तुम्हारा शोषण कैसे कर सकता हूँ, तुम्हें पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। देखिए, मोहन भी दिल से कहता है कि अगर मैं इतने सारे पैसे लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। इसीलिए मोहन ने 500 का नोट लेकर 200 रुपये अपने ऑटो का भाड़ा रख लिया और 300 रुपये लेखक को वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। देखिए, अंत में मोहन है वह कहता है कि मुझे इतना पराया मत कीजिए। आप जब भी ग्वालियर आएगा तब मुझे बुला लीजिएगा और मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। जब डॉक्टर के वहाँ लेखक और उनकी पत्नी को ऑटो वाले ने छोड़ा था, तब बाहर आकर होटल जाने पर मोहन ने अपना फ़ोन नंबर लेखक और उनकी पत्नी को दे दिया था। इसीलिए मोहन कहता है कि आपका नंबर तो मेरे पास है ही और मेरा नंबर भी आपके पास है, तो जब भी ग्वालियर आएगा आप मुझको बुला लीजिएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। देखिए, लेखक कहते हैं कि मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? मोहन पूछता है कि आपकी शर्त क्या है बाबूजी? तो लेखक कहते हैं, ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे।
लेखक ने शर्त रखी कि जब भी ग्वालियर आएंगे तो उसकी ऑटो को ही बुलाएंगे, लेकिन तुम्हें अभी के लिए ये जो 500 रुपये की नोट है वह चुपचाप रखनी पड़ेगी। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए। उसने यानी कि मोहन ने जो 300 रुपये लेखक को देने के लिए निकाले थे वह वापिस अपनी जेब में रख लिए। जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? देखिए, फिर से मोहन एक प्रस्ताव रखते हुए कहता है कि मैंने आपकी ये शर्त तो मान ली, मैंने पैसे तो रख लिए, लेकिन आपका फ़ोन नंबर मेरे फ़ोन में आ गया है, तो क्या मैं कभी कभी आपसे बात करने के लिए फ़ोन करता रहूं? मैं फ़ोन कर सकता हूँ? ऐसा सवाल मोहन है वह लेखक से पूछता है। लेखक कहते हैं, हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। लेखक ने भी मोहन का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहते हैं, हाँ भाई, शौक से तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अपना नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। सॉरी, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मोहन अंत में कहता है कि मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं, क्योंकि मोहन है वह पहले से ही लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहकर बुलाता रहता था। इसीलिए उसने पूछा कि मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। तब लेखक ने जवाब दिया कि मैं हूँ सत्यकेतु और मेरी पत्नी का नाम कामना। देखिए, लेखक का नाम सत्यकेतु और उनकी पत्नी का नाम कामना बताया। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। अंत में लेखक कहते हैं कि जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब भी वह हमें देखता रहा, निहारता रहा, और हमारे और उनके बीच में न जाने कौन सा अपनापन लगने लगा था। तो पाठ की अंत में हमें यह समझ में आया कि जो रिक्शा वाला था, जो ऑटो वाला था, उसके प्रति भी स्त्री के लिए जो स्त्री सम्मान और नारी के सम्मान के लिए उस रिक्शा वाले ने जो अपना मानवीय दृष्टिकोण दिखाया है वह हमारे दिल को छू लेता है। उसकी आत्मीयता, यानी कि जो ऑटो वाला है उसकी आत्मीयता, जो अपनापन है, वह सभी के लिए होना चाहिए। उस लड़की को उन्होंने इस विकट परिस्थिति से उबारा था और उनसे शादी की थी। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ यह हमारा पाठ 11 यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ में भी कई ऐसे शब्द आते हैं जिसका मतलब आप सभी को पता होना चाहिए। इस पाठ के अंत में देखिए मुहावरे भी दिए गए हैं, तो ये मुहावरे भी आप सब लोग अपनी व्याकरण बुक में लिख लीजिएगा। मैंने जिसमें आपको मुहावरे का टॉपिक कराया है उसके साथ इस मुहावरे को भी जोड़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आपको होमवर्क में इस पाठ का स्वाध्याय लिखना है। स्वाध्याय में
7 प्रश्न दिए गए हैं। तो आप सभी को इस पाठ का स्वाध्याय अपनी फेयरबुक में नोट डाउन करना है। इसी के साथ आज का हमारा ये ऑनलाइन लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको स्वाध्याय में कुछ भी समझ में ना आए या कहीं भी कोई क्वेरी हो तो आप सब लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।